इस न्यूज के प्रायोजक हैं मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, 0 माइल, दादर रोड, खुदीराम बोस कॉलेज के निकट, मुजफ्फरपुर। नमस्कार, स्वागत है आपका डेल न्यूज में और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं हूं आरती सिंह। सड़क हादसे में 2 युवकों की दर्दनाक मौत, एक की हालत गंभीर। घटना के बाद भड़का ग्रामीणों का आक्रोश, ट्रक में तोड़फोड़ करने के साथ किया हाईवे जाम। मुकेश सहनी को बिहार की राजनीति की नहीं है समझ, जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने कहा, मुकेश सहनी तो है बहाना, बीजेपी के लिए नीतीश कुमार है निशाना। और मौसम के साथ बदला मुजफ्फरपुर का सियासी तापमान, देखिए कैसा है बोचहा के मतदाताओं का मिजाज। और अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर के बोचहा थाना इलाके के N57 बुधनगरा के समीप शुक्रवार को भीषण सड़क दुर्घटना में 2 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं तीसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। मृतकों की पहचान बोचहा तुर्की ललबंदा गांव के 18 वर्षीय कमलेश कुमार और 19 वर्षीय सूरज कुमार के रूप में हुई है। वहीं घायल दीपू ठाकुर सूरज का सगा भाई है और कमलेश रिश्ते में भतीजा लगता है। वह अस्पताल में भर्ती है। उसका एक पैर काटने की स्थिति में आ गया है क्योंकि वह आग से झुलस गया था। मृतक के परिजन ने बताया कि तीनों एक ही बाइक पर सवार होकर गायघाट के सरब्दीपुर में फर्नीचर दुकान में काम करने जा रहे थे। तभी पीछे से एक तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक में टक्कर मार दी। तीनों युवक बाइक समेत ट्रक के नीचे फंसकर करीब 500 मीटर तक घसीटाते रहे, जिससे कमलेश और सूरज की मौके पर मौत हो गई। इसी दौरान NH पर घसीटाने और टक्कर लगने के कारण बाइक का टंकी फूट गया, जिससे पेट्रोल गिरने लगा और आग लग गई। दीपू इसमें बुरी तरह झुलस गया, उसका पैर जल गया, हालांकि उसकी जान बच गई। घटना के बाद चालक ट्रक लेकर भागने लगा, लेकिन स्थानीय लोगों ने पीछा कर पकड़ लिया, पर चालक और खलासी कूदकर भाग निकले। घटना से आक्रोशित होकर लोगों ने सड़क जाम कर दिया। ट्रक में भी तोड़फोड़ करने का प्रयास किया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, लोगों को समझाकर शांत कराया। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। कमलेश के परिजन ने बताया कि 1 सप्ताह पहले उसका इंटर का रिजल्ट आया था। वह काफी गरीब परिवार से आता है। 2nd डिवीजन से उसने इंटर पास किया था। काफी खुश था, कहता था कि काम और मजदूरी करके पैसे कमाएगा, उसी से आगे ग्रेजुएशन की पढ़ाई करेगा। आज घर से खाना खाने के बाद निकला था, कुछ देर बाद उसकी मौत की खबर आई। कमलेश बोल रहा था कि हम अभी इंटर का एग्ज़ाम दिए हैं, मेरा अगर एग्ज़ाम का सही रिजल्ट आएगा तो आगे BA में एडमिशन मजदूरी करके BA में एडमिशन करा लेंगे, फिर पढ़ेंगे और आगे अच्छा से अच्छा काम करना है। हम तो गरीब परिवार से हैं, लेकिन अच्छा चाचा हम अच्छा करेंगे। यही मजदूरी करने सरब्दीपुर जा रहा था पलटीना बाइक से 3 आदमी के साथ। अपना गाड़ी था नहीं उसके पास, तो उसी गाड़ी से जा रहा था। एक्सीडेंट रास्ते में कर गया, बहुत बुरा। मजदूरी कर रहा था पढ़ाई करने के लिए मजदूरी कर रहा था। फर्नीचर का काम सीख भी रहा था साथ में। मेरा भाई था, वो काम करने निकला 8:30 बजे घर से, ठीक है। मेरा घर तुर्की ललबंदा हुआ, बोचहा पंचायत पड़ता है, भुताने पंचायत पड़ता है। इसके बाद मेरा भाई काम पे से जा ही रहा था, तो पीछे ट्रक वाला ने ठोक दिया। 1.5 किलो से 1 किलो के बीच से लेकर 1.5 किलो के बीच वो घसटाते चल गया। घसटाने के बाद बाइक में आग लग गया और तीनों के तीनों ट्रक के नीचे चप गया था। इसके बाद फिर हम लोग को फोन गया, हम लोग पहुँचे, तले वहाँ पे कुछ भी नहीं था। मेडिकल में आगे लोग भर्ती कर दिया, पोस्टमार्टम के लिए लास्ट मेडिकल में आ गया। 2 आदमी स्पॉट मर्डर हो गया। क्या नाम है उसका? सूरज कुमार, कमलेश कुमार। कितना उम्र रहा होगा सूरज? दोनों का 18 साल उम्र है। कौन है दोनों रिश्ता में? जी, एक भाई लगता है, एक भतीजा लगता है। अच्छा, दूसरा तीसरा जो घायल कौन था? वो मेरा हमसे बड़े वाले भाई है। उसकी क्या स्थिति है? उसका स्थिति है गोर पूरा फ्रैक्चर है, डॉक्टर कह रहा गोर काटना पड़ेगा।
देखिए क्या है। और ये लोग कहाँ जा रहे थे? घर से काम करने जा रहे थे सरब्दीपुर, कौन सी का काम करते थे? फर्नीचर के। तीनों फर्नीचर का करते जी, हैं? तीनों फर्नीचर के कर कौन रहे दुकान में? थे। दुकान नहीं था, मतलब घर में काम लेके काम करते, ठेकेदारी लेके काम करते हैं। ये सब बड़ी मिस्त्री हैं क्या? जी, लोहार हुए। और जो घायल उनका क्या नाम है? दीपू ठाकुर, तीनों कहाँ के रहने वाले हैं? तुर्की ललबंदा के। तीनों कौन लगते रिश्ता में? 2 भाई है, एक भतीजा है। अपना सगा भाई? जी, अपना भाई। कौन बाइक था? बजाज का पल्टीना था। बुधनगरा लाइन होटल पर के पश्चिम में वो बाइक पर 3 आदमी जा रहे थे और पीछे से ट्रक आकर के उसको ठोक दिया है, जिसमें एक आदमी जो हॉस्पिटल में भर्ती है और 2 आदमी का डेथ हो चुका है। अच्छा, बाइक में? जी, बाइक में आग लग गया है। क्या कार्रवाई कर रहे हैं आप? कार्रवाई जो हो रहा है सो हम लोग करने के तैयार हैं। पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए हैं अंदर में। दोनों में? 2 आदमी का पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए हैं। एक घायल कहाँ है? घायल हॉस्पिटल में भर्ती करा दिए हैं। कहाँ के रहने वाले हैं दोनों? दोनों तुर्की ललबन्ना का है। थाना बोचा है। और घायल का स्थिति क्या है? घायल का स्थिति ठीक है अभी फिलहाल। बाइक कितना किलोमीटर तक घुसकाया है जो आग लगी है? वही आधा 1 किलोमीटर के आसपास में। ट्रक पकड़ाया है? जी, ट्रक पकड़ा गया है। बुछाव उपचुनाव को लेकर विभिन्न दलों और निर्दलीय प्रत्याशियों के नामांकन प्रपत्रों की जांच शुक्रवार को स्क्रूटनी के दौरान हुई। जांच के बाद सभी प्रत्याशियों के नामांकन प्रपत्र सही पाए गए। बुछाव विधानसभा उपचुनाव को लेकर प्रत्याशियों की फाइनल लिस्ट जिला निर्वाचन शाखा द्वारा जारी की गई। प्रत्याशियों के नाम हैं: भाजपा से बेबी कुमारी, राजद से अमर पासवान, इंडियन नेशनल कांग्रेस से तरुण चौधरी, वीआईपी से डॉक्टर गीता कुमारी सहित कुल 13 प्रत्याशियों के नामांकन प्रपत्र सही पाए गए। नाम वापसी की अंतिम तिथि 28 मार्च है। उसके पश्चात ही सही मायनों में पता चल पाएगा कि कुल कितने प्रत्याशी मैदान में हैं। देखिए, बुछाव विधानसभा उप निर्वाचन 2022 को लेकर के नॉमिनेशन चल रहा था। कल इसका लास्ट डेट था। आज स्क्रूटनी की प्रक्रिया पूरी हो गई। स्क्रूटनी के पश्चात सभी 13 जो नामांकित उम्मीदवार थे वो बरकरार रहे, यानी इस उप निर्वाचन में 13 अभ्यर्थी चुनाव लड़ने के लिए योग्य माने गए हैं। तो कुल संख्या अभ्यर्थियों की 13 ही है। 28 तारीख को इसका नाम वापस लेने की अंतिम तिथि है। उसके बाद ये अंतिम रूप से फैसला होगा कि कुल कितने प्रत्याशी इसमें रह जाएंगे। इसमें मुख्य जो दल हैं उसमें राजद से अमर कुमार पासवान, वीआईपी से गीता कुमारी और बीजेपी से बेबी कुमार के साथ कांग्रेस आई तथा अन्य निर्दलीय मिलाकर के कुल 13 उम्मीदवार इसमें हैं। वहीं बुछाव उपचुनाव की तैयारियों को फुल प्रूफ बनाने की कवायद तेज हो गई है। इसी क्रम में शुक्रवार को बुछाव विधानसभा उपचुनाव को लेकर जिले में पहुंचे ऑब्जर्वर तमिज ब्रैंडन ने एमसीएमसी विभाग का निरीक्षण किया और उसके बाद पेड न्यूज और फेक न्यूज की समीक्षा की। ऑब्जर्वर तमिज ब्रैंडन ने जिला सूचना एवं जनसंपर्क पदाधिकारी कमल सिंह को प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया द्वारा किए जा रहे चुनाव प्रचार पर विशेष नजर रखने को कहा। अभी एमसीएमसी कोषांग का निरीक्षण करने के लिए एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर सर यहाँ आए थे। उन्होंने एमसीएमसी और मीडिया कोषांग का निरीक्षण किया और इस संबंध में आवश्यक निर्देश उनके द्वारा दिए गए। एमसीएमसी कोषांग के तहत इलेक्ट्रॉनिक चैनल, सोशल मीडिया, केबल टीवी नेटवर्क तथा एफएम रेडियो और ऑडियो विजुअल प्रचार प्रसार का अनुश्रवण लगातार किया जा रहा है और इस पर बहुत ही बारीक नज़र चुनाव आयोग की भी रहती है और एमसीएमसी कोषांग की भी रहती है। तो वैसे उम्मीदवार जो फाइनल उम्मीदवार यदि हो जाते हैं तो यदि अपना प्रचार प्रसार उपरोक्त मीडिया प्लेटफॉर्म पर करेंगे तो इसकी अनुमति वो यहाँ से लेना सुनिश्चित करेंगे। बिना अनुमति के यदि वो प्रचार प्रसार करते हैं तो फिर उनको नोटिस होगा इस संबंध में। तो इसी को लेकर के बुनियादी बातें उन्होंने बताई और उसका अक्षरशः पालन करने का निर्देश दिया। पेड न्यूज़ को लेकर सब क्या कुछ? पेड न्यूज़ को लेकर के उनका सख्त उन्होंने निर्देश दिया है कि प्रिंट मीडिया हो या किसी भी तरह के मीडिया प्लेटफॉर्म हो उस पर पेड न्यूज़ पर बारीक नज़र रखें और यदि पेड न्यूज़ चलाया जाता है तो उसको उनके संज्ञान में दिया जाएगा या एक्सपेंडिचर के भी जो लोग हैं उनके संज्ञान में दिया जाएगा और संबंधित पर
संबंधित पर विधिवत नोटिस की जाएगी। इधर बोचहा की गहमा गहमी पर जन अधिकार पार्टी के सुप्रीमो पप्पू यादव ने कहा कि मुकेश साहनी को बिहार की राजनीति की समझ नहीं है। उन्होंने कहा कि अब सुविधा की राजनीति नहीं चलेगी। मुकेश साहनी को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। एमएलसी और बोचहा उपचुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी अजय यादव और तरुण चौधरी के प्रचार प्रसार में मुजफ्फरपुर पहुंचे पप्पू यादव ने कहा कि भाजपा के लिए मुकेश साहनी तो बहाना है, असली निशाना तो नीतीश कुमार है। उसके बाद जीतन राम मांझी की भी बारी आएगी। मारीपुर के एक निजी होटल में पत्रकारों के साथ बातचीत में पप्पू यादव ने कहा कि चिराग पासवान को संघर्ष की भूमिका निभानी चाहिए, आंख मूंदकर बीजेपी को समर्थन नहीं करना चाहिए। प्रेस वार्ता के दौरान दोनों प्रत्याशियों के साथ कांग्रेस के जिलाध्यक्ष अरविंद कुमार मुकुल और जाप जिलाध्यक्ष प्रमोद राय सहित कई अन्य नेता उपस्थित थे। 3 विधायक बीजेपी में शामिल हो गए। वीआईपी अब एक बात हमको समझ में नहीं आता, आप दूसरे घर की चिंता काहे करते रहते हैं? बीजेपी का आचरण ही तोड़ जोड़ का है। अब वीआईपी समझे कौन खंजर भोंकता है और कौन ठगता है। मेरे ख्याल से मुकेश जी को बिहार की राजनीति को समझने जरूरी है। मुकेश जी को नैतिकता की राजनीति भी समझना जरूरी है। चित भी मेरी पट भी मेरी, बड़ों के बाप कनियों के बाप, ये दोनों संभव नहीं है। मुकेश जी लाठी और गोली और संघर्ष के रास्ते चुनना चाहिए। मुकेश जी सुविधा भोगी राजनीति अब इस कंट्री में नहीं चलेगी। यह बात मैंने अखिलेश जी से भी कही थी। 4.5 साल हम घर में बैठ करके राजनीति नहीं कर सकते, हमें हार्ड वर्कर बनना पड़ेगा। और यदि थोड़ी भी, अब विधायक कब किसके साथ रहता है भाई? पहले ही आप बीजेपी के से आप ले लिए थे और बीजेपी को अपना आत्मा बना लिए थे। 2 मिनट में आपकी आत्मा परिवर्तित हो गई। अब तो शुरुआत है, निशाना तो नीतीश जी है। जाने नीतीश जी 77 हो गए, 2 पार्टी की सरकार हो गई। कुछ दिनों में बीजेपी कहेगी अब हमको मुख्यमंत्री दे दो, मांझी जी पर हमला करेंगे। जिसने ईमानदारी से मदद की, साथ रहा, चाहे जिस रूप में रहा, मैं किसी व्यक्ति पर टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन अभी नीतीश जब उनके विधायक चले गए तो या तो नीतीश जी बताएं कि मुकेश सहनी आपके साथ गठबंधन आपका बीजेपी के साथ है, मुकेश जी आपके साथ है। क्या मुकेश जी को आप मंत्रिमंडल में रख रहे हैं तो नीतीश जी को बताना चाहिए। या नीतीश जी जोगी जी के यदि उसमें जा रहे हो, मुझे नहीं पता जा रहे हैं कि जाएंगे, क्या करेंगे। मुझको लगता है कि लोहिया और जेपी और कर्पूरी ठाकुर के आत्मा पर चोट पहुंचे यदि नीतीश जी जोगी के ओथ में जाते हैं या नीतीश जी के आचरण और चरित्र के विपरीत। और मुकेश जी के लिए मेरा इतना ही है कि आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। अन्यथा जो लोग बोलते हैं कि सत्ता से अलग कोई नहीं होता, कांग्रेस पार्टी जो इस देश की संस्कृति से, लोकतंत्र के मूल्यों से, संविधान के ऊंचे आदर्श से कभी दिग्भ्रमित नहीं हुआ। भारत के मूल आत्मा, उस सच्चाई के पथ पर कांग्रेस हमेशा चली। परिस्थिति जो भी रही हो, कांग्रेस सर्वधर्म समभाव, वसुधैव कुटुंबकम, सार्वभौमिकता के दर्शन जो हमारी
संस्कृति है, जिस रिश्ते से हम जाने जाते हैं और जिस रिश्ते के लिए हम जाने जाते हैं, उन्होंने भारत के उस भूमिका में अपने विचारों को अनवरत लगाया और कुर्बानी दी। आज तो हम तो भगवान को बांटते हुए देखते थे, अब तो हमारे आदर्शों को भी बांटा जा रहा है। जैसे जैसे मौसम का मिजाज बदल रहा है, वैसे वैसे जिले में होने वाले बोछा उपचुनाव को लेकर सियासी तापमान भी परवान चढ़ रहा है। बोछा उपचुनाव में मतदाताओं का मिजाज कैसा है, यह जानने का प्रयास किया है डेन न्यूज की टीम ने। बोछा विधानसभा क्षेत्र के खबरा गांव के मतदाताओं ने क्या कुछ कहा, आप खुद सुने। बोछा चुनाव में कमल खिलेगा या लालटेन जलेगा? लालटेन भी जल सकता है और कमल तो लगभग मुरझा गया हुआ है कि आप जहाँ पर आए हुए हैं अभी, मैंने बरबरसी का गांव कहा जाता है, खबरा पंचायत हुआ है, और आज से नहीं विगत 15 साल से कमल को लोग वोट करते आ रहे हैं, और कमल इस जात को क्या कर दिया ये भी देख रहे हैं। इससे समय आपको 4 तारीख के बाद बुझाएगा, 7 तारीख के बाद आपको बुझाएगा कि कमल खिलेगा कि लालटेन जलेगा। बरमर्सी समाज निर्णायक मोड़ पर खड़ा है, ऐसा मोड़ पर खड़ा है कि उसकी तरफ से 2 रास्ता, एक तो पहले से बीजेपी का था बरमर्सी समाज, इसमें कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है, लेकिन अब उस चौराहे पर खड़ा है जिसको अब सोचने के लिए मजबूर हो गया है। कि ज़्यादा बात पीछे नहीं जाइए, 2020 के चुनाव में चले जाइए। यही बरमर्सी समाज, यही भाजपा मुजफ्फरपुर से सुरेश शर्मा जी को हराने का काम किया, भाजपा के लोग ही किया। फिर आगे देखिए, विधानसभा अध्यक्ष भाजपा के हैं, उनको भाजपा के लोग, एक भी लोग खड़ा होकर उनका बचाव किया, इसीलिए वो बरमर्सी समाज से थे। बातें बहुत हैं, हमें मुद्दा तो यहाँ कुछ है नहीं, विकास का तो कोई काम होता नहीं है। बेबी कुमारी पिछले 5 साल यहाँ से विधायक रह चुकी हुई हैं, 100 जवाब दिखाए। यही आप जहाँ बैठे हुए हैं, इसी के दाहिना तरफ रोड से चले जाइए मझौलिया गुमती तक, आते जाते भी हो जाएगा, कहे कि आप जागरूक अति से हैं, डेन न्यूज़ से हैं, आपको भी गली गली का सब कुछ का आइडिया है। आप जाकर देखिए कि 5 साल में क्या किए बेबी कुमारी। यह समाज कहीं जाएगा तो संगठित होकर जाएगा और मजबूत जगह पर जाएगा। ये हम लोग तो शुरू से समर्थक रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, लेकिन भारतीय जनता पार्टी हम तमाम फॉरवर्ड कास्ट को अपना वोट बैंक मानती है और वोट भी हम लोग करते थे, लेकिन हम ब्रह्म ऋषि समाज से हैं और हम लोगों का बीजेपी में कोई कदर नहीं है, इसलिए इस बार हम लोग लालटेन ही जलाएंगे, कमल को वोट नहीं करेंगे। देखिए, राम सबके है, बीजेपी के है राम, ऐसा नहीं है। लालटेन में जो है सब अल्लाह के बंदे नहीं है, उसमें भी राम के बंदे हैं। लालटेन वाले भी जो हैं वो राम को तो गाली नहीं देते हैं, तो वो पॉलिटिक्स के लिए अपना वोट लेने के लिए हिंदू मुस्लिम करते हैं, लेकिन सबका विकास होना चाहिए। बोछा में विकास का मुद्दा रहेगा, क्योंकि जो भी विधायक बना है अभी तक ठगते आए हैं। रमई राम जी के कार्यकाल में जो काम हुआ उसके बाद बोछा में कोई काम नहीं हुआ, ठीक है, तो यही मुद्दा रहेगा। रमई राम का कार्यकाल का बात कर रहे हैं तो उनकी पुत्री भी खड़ी है। हाँ, तो चूँकि वो उनका पार्टी अब वो वैसा रहे नहीं जो उनको कोई वोट देगा, क्योंकि रमई राम जी खुद अब रिटायरमेंट ले लिए, तो मतलब कमल नहीं खिलेगा? जी ना, कमल नहीं खिलेगा। इस बार लालटेन पर सारे लोग मन बना चुके हैं और जो लालटेन के प्रत्याशी हैं अमर पासवान जी, लोग उनको
देगा और उनको नहीं, लोग तेजस्वी को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहता है। सभी युवा वर्ग तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री एक बार देखना चाहता है, क्योंकि हर 5 साल पर बदलने का मौका जनता को मिला है। देखिए ना, शराब नीति वही है, बालू नीति वही है, 8,085 का बालू बिक रहा है। जो जेल में क्षमता है 3,000, वहाँ 8,000 के आदमी सर रहा है जेल में। क्यों? शराब नीति। क्या गोवा, दिल्ली ये सब विकास नहीं कर रहा है? वहाँ दारू खुला हुआ है, तो वहाँ विकास हो रहा है कि नहीं? तो विकास ही रहेगा, लेकिन विकास हुआ नहीं है। विकास के मुद्दा पर ही बात करना है और भोग देना है। विकासी मुद्दा रहेगा जी। आपको कौन लग रहा है कौन विकास कर पाएंगे? अमर पासवान लग रहा है कि वो विकास करेंगे। जी। देवी कुमारी को क्यों नहीं? बीजेपी से है। इससे पहले उनको वोट देकर हम लोग देख चुके हैं। देखिए, इस बार हम लोगों का 2-3 मुद्दा है, जो कि या तो पहले तो हम लोग शिक्षा पे बात करते हैं। सब पार्टी आता है चुनाव के समय अपना अपना बयान सब रखेगा कि शिक्षा में ये बदलाव करेंगे, वो बदलाव, लेकिन कोई बदलाव होता नहीं और वहीं का वहीं रह जाता है। आज के डेट में हमारे लंगट सिंह कॉलेज का हाल देख लीजिए, यूनिवर्सिटी का हाल देख लीजिए, हर जगह वही, विश्वविद्यालय से लेकर के अपने पर्सनल कॉलेज तक हर जगह भ्रष्टाचार पूरा भरा हुआ है। और जहाँ तक बात करते हैं कानून की, तो कानून तो इतना सबसे ज़्यादा अराजकता फैला रही है समाज में कि आज के डेट में हम लोग मतलब जो पूरा जेनून व्यक्ति है वो भी रोड पर चैन से नहीं चल पा रहा है। और ये बीजेपी के सरकार में हम लोग जो ब्रह्मर्षि समाज के जो बीजेपी को अपना मतलब दायित्व एक तरह से मानते थे, उसको सम्मान करते थे, वो ये लोग अपना खो चुका है। हम लोग कमल कमल चिल्लाते चिल्लाते अपना सारा युवा जो है, अपना सारा समाज मतलब सारा समय अपना गंवा दिया, लेकिन ये लोग केवल सत्ता में बैठा रहना चाहता है। कोई विकास का काम नहीं होगा, कोई कहीं पर अपना जो है सो हर जगह अपना बनाने के पीछे पड़ा रहता है। अगर बात करते हैं बोचहा उपचुनाव का, तो यहाँ पर देखिए कमल का भी बात है और लालटेन का भी, लेकिन हम लोग को इस बार बदलाव चाहिए। बिना बदलाव का ये लोग का मनोबल टूटेगा नहीं, और जब तक मनोबल टूटेगा नहीं, लोग कोई विकास पर कार्य करेगा नहीं। इस बार हम लोग चाह रहे हैं कि अमर पासवान जी जो कि लालटेन से आए हैं, हम लोग एक बार इनको मौका देना चाहते हैं। अभी जो हमारे चचा श्री जो बात कहे हैं बिल्कुल सही है, कोई बीजेपी का ऐसा नहीं है कि हम लोगों पर भरोसा करे। योगी आदित्यनाथ के दोबारा यूपी के मुख्यमंत्री बनने पर शाहू पोखर पर अखंड भारत पुरोहित महासभा की ओर से शंखनाद कर खुशी का इजहार किया गया। इसके पूर्व शाहू पोखर बड़ा मंदिर पर राम परिवार का षोडशोपचार पूजन और संपूर्ण स्वस्ति वाचक किया गया। इसी दौरान जय श्री राम के खूब नारे भी लगे। महासभा के अध्यक्ष पंडित हरिशंकर पाठक ने कहा कि महंत योगी आदित्यनाथ के यूपी का सत्ता संभालने से आमजनों के साथ साथ साधु संत भी उत्साहित हैं। योगी जी के नेतृत्व में सर्व समाज का कल्याण होगा, ऐसी प्रभु श्री राम से कामना है। मौके पर संरक्षक प्रभात कुमार, पंडित शशिकांत पांडे, सचिव संजय तिवारी, पंडित अभिषेक दुबे सहित दर्जनों महासभा से जुड़े सदस्य मौजूद थे। आज बाबा गरीबनाथ धाम के प्रधान पुजारी हमारे आदरणीय पंडित विनय पाठक जी के नेतृत्व में अखंड भारत पुरोहित महासभा के संरक्षण में हम लोग जो है आज मोदी जी योगी जी का जो है शपथ ग्रहण सम्मान समारोह हुआ है, उसी को लेकर हम लोग शंखनाद ध्वनि किए हैं एवं सभी भाई मिलकर के जो है उनके मंगल कामना के लिए जो 5 वर्ष उनका जो है मंगलमय हो, इस कामना से हम लोग शंखनाद किए हैं और मंगल कामना कर रहे हैं। आम आदमी को महंगाई का फिर झटका लगा है। मुजफ्फरपुर जिले में पेट्रोल और डीजल की कीमतें एक बार फिर बढ़ गई हैं। पेट्रोलियम कंपनियों ने तेल के दाम में 82 पैसे तक की बढ़ोतरी की है। जिले में शुक्रवार को पेट्रोल 82 पैसे और डीजल 80 पैसे प्रति लीटर तक महंगा हो गया। नई दरें शुक्रवार सुबह 6 बजे से प्रभावी हो गई। बीते 4 दिनों में पेट्रोल डीजल की कीमतों में यह तीसरी बढ़ोतरी है। शुक्रवार को पेट्रोल की नई कीमत 107.55 रुपए से बढ़कर 109.11 रुपए प्रति लीटर हो गई है। वहीं डीजल की नई कीमत 92.69 रुपए से बढ़कर 94.16 रुपए प्रति लीटर हो गई है। इससे पहले मंगलवार और बुधवार को भी तेल के दाम बढ़े थे। उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव खत्म होने के चलते लंबे समय तक तेल के दामों में बदलाव नहीं हुआ। इसके बाद मंगलवार को पेट्रोल 80 पैसे और डीजल 81 पैसे महंगा हो गया। बुधवार को भी पेट्रोल और डीजल में 75 पैसे और 73 पैसे की बढ़ोतरी देखी गई। हालांकि गुरुवार को पेट्रोल डीजल के दाम स्थिर रहे, मगर अब शुक्रवार को तेल फिर महंगा हो गया है।
जानकारों की माने तो आने वाले कुछ दिनों में आम जनता को पेट्रोल डीजल की कीमतों में राहत मिलने की कोई उम्मीद नहीं है, बल्कि तेल के दामों में और बढ़ोतरी होगी। अगले एक महीने के भीतर पेट्रोल डीजल 10 रुपए प्रति लीटर तक महंगा होने के आसार हैं। बढ़ते पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों को लेकर आम लोगों ने कहा कि उनके घरों का बजट पेट्रोलियम पदार्थों के कारण बिगड़ रहा है। बढ़ती महंगाई के साथ पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतें अब लोगों को साइकिल चलाने पर कहीं मजबूर न कर दे। डीजल का दाम बढ़ गया, फर्क तो पड़ा, हम लोग का महंगाई हो गया, भाड़ा उतना ही है, भाड़ा बढ़ा नहीं, महंगाई के कारण हम लोग डीजल भराते हैं, दौड़ा दौड़ा कर तेल खत्म कर देते हैं, प्रॉफिट होता नहीं है, लगातार बढ़ रहा है। हम लोग को तो भुखमरी धरा देंगे सरकार लग रहा है। कुछ राहत देना चाहिए सरकार लोग को, तो हम ही लोग के तेल का डीजल का रेट बढ़ा कर हम लोग को परेशान किए हुए हैं। दूसरा क्या, बिहार सरकार अच्छी काम कर रही है और खास करके जो है सो गवर्नमेंट भी अच्छी काम कर रही है। तो ये तो पेट्रोल का रेट घटता बढ़ता रहता है, इसे कोई असर नहीं है, चल रहा है जैसे है। काम अच्छी होनी चाहिए बस। हाँ, थोड़ा बहुत असर तो पड़ता है, लेकिन लोग मैनेज कर रहे हैं। बशर्ते काम अच्छा होना चाहिए, हम लोग को काम चाहिए, पेट्रोल का रेट नहीं चाहिए। लगेगा, बुरा हाल है। घर का बजट कैसे, कर्ज में जीना है। और बढ़ने की संभावना भी लग रही है पेट्रोल और गाड़ी पर चढ़ना बंद हो जाएगा, लोग गाड़ी बेच के साइकिल खरीदेगा क्या? ऐसी स्थिति लग रही है। 100% लग रही है। बस साइकिल पे आ जाना है, जैसे सरकार की इच्छा होगी वैसे हम लोग डिमोशन की तरफ जाएंगे। और मुजफ्फरपुर। घर के बजट पे कितना असर पड़ेगा? बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। शिक्षा का वही हाल है, पेट्रोल का वही हाल है, डीजल रेट का वही हाल है, महंगाई का वही हाल है, हर हाल में ऑल ओवर बहुत बुरा हाल है। गर्मी की आहट के साथ एईएस चमकी बुखार से बच्चों को बचाने की मुहिम फिर शुरू हो गई है। शुक्रवार को पटना स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के नेतृत्व में आई टीम ने एसकेएमसीएच में एईएस से बचाव और इलाज की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक की। बैठक में एईएस से बच्चों को बचाने की रणनीति के साथ तैयारियों की चर्चा की गई। सभी प्रखंडों के पीएचसी में इलाज की व्यवस्था और एईएस से सबसे अधिक प्रभावित कांटी, मीनापुर, सकरा और मुरौल में इलाज की तैयारियों की भी समीक्षा की गई। पटना से आई अधिकारियों की टीम ने कहा कि एईएस को लेकर सभी समय से पहले काम कर रहे हैं। सभी पीएचसी और सीएचसी अलर्ट है। कई प्रखंडों में प्रचार प्रसार किया जा रहा है। एईएस को लेकर सभी सजग हैं। अप्रैल में अगली बैठक में फिर समीक्षा की जाएगी। आज की खबरों में बस इतना ही।